नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में हमने पिछले व्याख्यान में मनु द्वारा प्रतिपादित धर्म के संबंध में जो विचार हैं उनको चर्चा में लिया। ये जो भी विचार हैं, दर्शन हैं, ये मनु द्वारा प्रणीत उनकी प्रमुख पुस्तक या ग्रंथ मनुस्मृति में वर्णित हैं। आज हम मनु के द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। सप्तांग सिद्धांत जैसा कि इसके शब्द से ही स्पष्ट होता है, सप्तांग यानी सप्त प्लस अंग। सप्त का यहाँ तात्पर्य है सात, अंग का मतलब उसके हिस्से या उसके पार्ट्स। किसी को बनाने के लिए उसके तत्व। तो यहाँ हम मनुस्मृति में दिए गए सिद्धांत सप्तांग के अंतर्गत देखते हैं कि सात अंगों के सम्मिलन से, संयोजन से एक ऐसे विचार या सिद्धांत का निर्माण होता है जो समेकित रूप से सातों अंग मिलकर के एक राज्य का निर्माण करते हैं। देखिए, ये जो विचार हैं ये प्राचीनकालीन हैं। इसमें सात अंग बताए गए हैं, लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में हम जब देखते हैं तो उसमें चार ही उसके तत्व या निर्माण करने वाले प्रमुख जो बिंदु हैं वो दिए गए हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। लेकिन यहाँ हमें ये ध्यान रखना होगा कि मनुस्मृति में ये जो सप्त अंग हैं, सात अंग हैं, जिनके संयोजन से राज्य का निर्माण होता है, वह अपने आप में कितना दूरदर्शी विचार है। इसमें शासन व्यवस्था को चलाने के लिए ऐसा कोई भी पहलू वंचित नहीं है कि जिसके बिना वह संचालित हो सके। यानी मनु द्वारा एक ऐसी दूरदृष्टि के माध्यम से इस सिद्धांत का निर्माण किया जिसमें आधुनिक राज्य के चार तत्वों के अलावा अन्य और तत्वों का भी समावेश किया गया है। अर्थात किसी भी क्षेत्र को हम जिसे अलग माने तो वो इस सिद्धांत में कहीं ना कहीं हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा। तो इसके जो सात अंग हैं उनका हम यहाँ विवरण कर रहे हैं। सबसे पहला है इसमें स्वामी, या जिसे हम राजा कहते हैं। उसका मालिक, राज्य को चलाने वाला एक नियंता, नियामक, उसका किंग, उसका मालिक। राजा मनु ने बताया है कि राजा के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग भी समानार्थी है, जिसका अर्थ है राज्य की संपूर्ण व्यवस्था में राजा को सर्वप्रमुख माना जाता है। मनु राजा को प्रथम प्रकृति मानते हैं। राजा के बिना राज्य की कल्पना या चलाने की जो स्थिति है वह बिल्कुल ही संभव नहीं है। मनु ने कहा है कि राजा कभी भी निरंकुश नहीं होना चाहिए। राजा में सर्वगुण संपन्न हो, प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने में सफल हो, कुशल होना चाहिए। तभी
वह राज्य सही तरह से अपने शत्रुओं के विरुद्ध अपनी रचना को संपादित कर सकेगा। हमेशा जन कल्याण की बात करने वाला हो, राजा प्रजा की किसी भी प्रकार से अहित करने के लिए नहीं होना चाहिए, प्रजा का शोषण नहीं करने वाला हो। मनु बताते हैं प्रजा के द्वारा राजा को पत्थरों से पीट पीट कर मार देना भी बताया है कि राजा अगर निरंकुश की अवस्था में जाता है, अगर वह डिक्टेटरशिप की ओर जाता है, तो यह जनता को अधिकार दिया है, जनता को यह दायित्व दिया है कि वह उस अनैतिक या अन्यायी अत्याचारी राजा को पत्थरों से, यानी कहने का यहाँ तात्पर्य है कि उसको किसी भी तरीके से प्रजा के द्वारा उसे दंडित करने का या उसको मारने का प्रावधान भी मनुस्मृति में दिया गया है। फिर इसके बाद में है मंत्री, या मनुस्मृति की भाषा में अमात्य। मनु मंत्री को राज्य की दूसरी प्रकृति मानते हैं। राजा को कुशल एवं नीति निपुण मंत्रियों को पद पर नियुक्त करना चाहिए। मंत्री में सारे गुण ऐसे हों जो राजा के सम्मुख अपने चरित्र को स्पष्ट करते हों, जनता के सामने वह एक आदर्श रूप में प्रस्तुत हों। इस तरह की सारी बातें होना मंत्रियों में आवश्यक है। राजा को ध्यान रखना होगा कि वह सुयोग्य मंत्रियों को ही अपने मंडल में सम्मिलित करे एवं उनसे मंत्रणा करे। मंत्रणा भी उनकी गुप्त होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। इन सब में प्रमुख मंत्री भी होना चाहिए। राज्य को कुशल मंत्रियों के द्वारा ही चलाया जा सकता है। राजा के द्वारा मंत्री एवं मंत्रीगण की सहायता से ही राज्य के सारे कार्यों को संपादित करना संभव होता है। इसके बाद है पुर। पुर का यहाँ उस क्षेत्र की सीमा से है, राजधानी से है। पुर का यहाँ अर्थ दुर्ग से भी लगाया जाता है, जिसको कि कौटिल्य ने अपनी भाषा में दुर्ग ही कहा है। ये किसी परिक्षेत्र या स्टेट्स स्फीयर को निश्चित करता है। राजा की राजधानी दुर्ग को महत्वपूर्ण अमानत मानते हैं, इसलिए दुर्ग की सुरक्षा अच्छी तरह होनी चाहिए। सेना के लिए उसमें रक्षा के संबंधी सारे कार्यों को, क्रियाकलापों को एवं उसके भरण पोषण की समग्र व्यवस्था होना अत्यावश्यक है। इसमें मूल रूप से 5 दुर्गों की बात कही है, हालांकि ये 11 दुर्ग माने जाते हैं। धानवन दुर्ग जो निर्जन मरुप्रदेश से बना हो, जल दुर्ग जिसमें चारों तरफ जल ही जल हो, मनुष्य दुर्ग जिसकी मनुष्यों द्वारा पूर्ण रूपेण सुरक्षा की जाती हो, वृक्ष दुर्ग या वन दुर्ग जिसको हम कहते हैं, जिसके चारों ओर झाड़ियाँ हों, जंगल हों, दलदल हो, इस तरह की भूमि से जो परकोटे के रूप में घिरा हो, वह वृक्ष दुर्ग। फिर है गिरिदुर्ग, इसमें चारों तरफ पर्वतीय पर्वत होते हैं, पहाड़, जिनके अतिक्रमण करने से या जिनको लांघने से पड़ोसी या शत्रु राज्य को परेशानी होगी और राजा का जो क्षेत्र है वह सुरक्षित रहेगा। फिर है राज्य। इसमें कौटिल्य जनपद शब्द का प्रयोग करते हैं। मनु ने राज्य शब्द का प्रयोग किया है। राज्य का अर्थ है इसमें निवास करने वाली जनसंख्या एवं भूमि। मनु ने बताया है कि भूमि एवं जनसंख्या की पूर्ण रूप में रक्षा की जानी चाहिए। दुश्मन से प्रजा की रक्षा करना राजा का महत्वपूर्ण कार्य है। प्रजा की खुशी में ही राजा की खुशी मानी गई है। इस प्रकार अपने क्षेत्र को विस्तार करते हुए, यानी राज्य के क्षेत्र को स्टेट्स स्फीयर जिसको बोलते हैं, राज्य का क्षेत्र, वह उसकी सीमाओं में सुरक्षित हो। फिर इसके बाद आता है कोष या कोषालय या धन का संग्रहण करने वाला केंद्र। मनु ने धन को महत्वपूर्ण एवं 5वीं प्रकृति माना है। कोष राज्य का ही नहीं बल्कि अत्यावश्यक अंग है। धन के बिना कैसा भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, अर्थात राजा के पास उचित मात्रा में धन धान्य, दौलत या संपत्ति होना अत्यावश्यक है।
संकट काल में प्रजा की सुरक्षा के लिए, सीमाओं की रक्षा के लिए धन ही काम आता है। फिर है दंड या सेना। सेना के माध्यम से मनु ने बताया है कि दंड का यहाँ तात्पर्य सेना से है। प्रजा की रक्षा के लिए सेना की आवश्यकता पड़ती है। सेना पूरी तरह मजबूत एवं सभी प्रकार से कुशल होनी चाहिए। राजा के पास किसी प्रकार की सेना ऐसी नहीं हो जो उन्हें धोखा देने वाली हो या शत्रु राज्यों से उसके संबंध हों, यह भी गुप्तचरों के माध्यम से स्पष्ट रूप से निश्चित करना चाहिए। फिर है मित्र या साथी। राजा के लिए मित्र की आवश्यकता अत्यावश्यक मानी गई है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक राजा के द्वारा अपने अन्य मित्र राज्यों से मिलकर के, राजाओं से मिलकर के पड़ोसी राज्यों पर नज़र रखना या उनके द्वारा किए गए आक्रमण से बचने के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए यह ध्यान रखना होगा कि मित्रों के द्वारा हमें कितना संबल दिया जा रहा है। तो इस प्रकार ये 7 प्रकृति राज्य की बताई हैं। इन 7 प्रकृतियों के माध्यम से एक सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राज्य का निर्माण होता है, क्योंकि अंग का यहाँ तात्पर्य एक शरीर की रचना से है कि शरीर का सारे अंगों से मिलकर के संयुक्त रूप से एक पूर्ण शरीर का निर्माण होता है। अगर उसमें से एक भी अंग को बाहर कर दें तो वह पूरा शारीरिक जो ढांचा है वह अधूरा माना जाएगा। तो इस तरह से इसका ये यहाँ व्याख्या के रूप में आपके लिए लाभकारी हो, इसको अपनी स्मृति में रखें, बार बार इसको अध्ययन में लें। धन्यवाद।